नमस्कार बच्चों, मैं प्रांजल सोनी आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ CMS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट वीडियो में हमने आवेश के बारे में देखा, आवेश को समझा, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, कैसे आवेश वर्क करता है, बहुत सारी चीज़ें। आवेश के मात्रकों के बारे में देखा कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, CGS पद्धति में आवेश का मात्रक ESU और EMU फ्रैंकलिन आदि होता है। उनके बारे में रिलेशंस मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ी सी बात करें बच्चों, आवेश की विमा की बात हमने नहीं की अभी। आवेश की विमा कैसे होगी देखिएगा। आवेश का सूत्र कहाँ से निकला? आवेश बटा समय बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय बराबर होगा धारा, विद्युत धारा जो होती है। तो आवेश कूलाम बराबर होता है एम्पियर इंटू सेकंड, यही होता है। विमाएँ कैसे लिखते हैं? विमाएँ लिखना आपको बहुत अच्छे से आता ही है, तो इसकी विमा लिखते हैं हम। विमा के लिए सबसे पहले देखो M, L और T लिखो, इनको ढूंढते हैं। M मतलब किलोग्राम को ढूंढना है, द्रव्यमान को, इसमें नहीं है मात्रक में। लंबाई L, मीटर कुछ दिख रहा है नहीं है, 0। T समय सेकंड है तो उसकी पावर 1, लेकिन ये एम्पियर तो रह गया। आपको पता होगा भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशियां हैं। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय, इसके अलावा ताप के अलावा विद्युत धारा, ताप, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा और प्रदीपन तीव्रता। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है। 7, 1 2 3 4 5 6 7 मूल राशियां हैं। लंबाई के लिए तो लंबाई के लिए L लिखते हैं, द्रव्यमान के लिए M और समय के लिए T लिखते हैं। M, L, T तो इन तीनों के लिए आ गया। ताप के लिए सीधा केल्विन लिखते हैं, विद्युत धारा को सीधा एम्पियर, पदार्थ की मात्रा को मोल, प्रदीपन तीव्रता को क्या हो गया? कैंडेला। तो केवल M, L और T, द्रव्यमान, लंबाई और समय, इनके लिए तो MLT यूज करते हैं। बाकी जो मूल राशियां हैं, 4 बाकी की 7 मूल राशियां SI पद्धति में, उसमें केल्विन, एम्पियर, मोल और प्रदीपन तीव्रता, कैंडेला को क्या करते हैं अपन? वैसे के वैसे यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर विद्युत धारा A है, तो जो बच रही उसको वैसे लिख दो, A और उसकी पावर 1। तो इसकी विमा क्या बनी बच्चों? इसकी विमा बनी A1 T1, क्योंकि जो 0 उसको लिखने का अर्थ ही नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने कल जो आवेश पढ़ा लास्ट वीडियो में, और उस आवेश की विमा हमने देख लिया। आवेश की विमा कितनी होती है? A1 T1, ठीक है। अब एक प्रश्न उठता है हमारे सामने बच्चों, और वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न है कि बताइए आवेश किस प्रकार आकर्षित और प्रतिकर्षित करते हैं? आवेश किस प्रकार आकर्षित एवं प्रतिकर्षित करते हैं? तो आकर्षण और प्रतिकर्षण कैसे कैसे होगा देखिएगा। आकर्षण किन किन के बीच में होगा और प्रतिकर्षण किन किन के बीच में होगा? तो देखिएगा, आकर्षण जैसे अगर एक आवेश प्लस हुआ और एक आवेश क्या हुआ? माइनस, तो इनके मध्य क्या होगा? आकर्षण। अगर दोनों आवेश प्लस प्लस हुए तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा। दोनों आवेश माइनस माइनस हुए तो दोनों के मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण। इसका मतलब असमान आवेशों के मध्य क्या होता है? आकर्षण। असमान मतलब एक प्लस है तो दूसरा माइनस, और समान आवेशों के मध्य, ध्यान से सुनिएगा, समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। जैसे HCl बनाना है आपको, H प्लस और Cl माइनस, तो HCl बन गया। ओके, अब Cl और Cl अगर आते हैं तो उन माइनस माइनस आवेश से प्रतिकर्षण होगा, H प्लस आते हैं तो प्रतिकर्षण होगा। अर्थात असमान आवेश तो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। समान जाति समान को घूरता ही हूँ, समान को घूर के देखता है कि अरे तू कैसे। असमान आवेश आकर्षित होते हैं। प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे जीव की तरफ आकर्षित होता है, बशर्ते एक प्लस और एक माइनस हो, ठीक है। तो ये बेसिक नियम अपन जानते हैं। इसके बाद देखो, ये आकर्षण प्रतिकर्षण का भी हो गया। इसके बाद में आपको, अच्छा एक बात और,
मैं आपको बताना भूल मतलब मैंने बताया था शायद कि थोड़ा संशय था उसको लेकर के, सिलेबस को लेकर के। आपके NCERT ही लागू होगा 100%, ठीक है। तो आपको NCERT अगर राजस्थान बोर्ड की बुक नहीं मिले तो आप NCERT की बुक भी ला सकते हो कक्षा 11-12 की, एक ही बात है। मैटर सेम है, थोड़ी महंगी आती है बस NCERT की बुक्स। राजस्थान बोर्ड उसको छाप के देगा तो थोड़ी सस्ती पड़ेगी और कोई फर्क नहीं है, मैटर सेम होता है। तो आपके NCERT 100% लागू हो रहा है, ठीक है। अब अपन को पढ़ना क्या है, थोड़ा सा अपन देखें कि भाई आवेशन की प्रक्रिया किस किस प्रकार हो सकती है। आवेशन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग का प्रोसेस कैसे कैसे हो सकता है, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, ओके। अब चार्जिंग का प्रोसेस देखना कैसे कैसे हो पाएगा। सबसे पहला तो भाई 3 तरीकों से अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखें घर्षण द्वारा आवेशन। आवेशन किस किस प्रकार होता है, एक तो वस्तु को घिस दो तो आवेशन होगा, वो मैं समझाऊंगा अभी। दूसरा होगा चालन द्वारा आवेशन, ठीक है, ये आवेशन हो गया, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। तीसरा होगा प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण घिसने के द्वारा आवेशन होगा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, और प्रेरण क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। कैसे होगा, तीनों की प्रोसेस हम समझेंगे इस वीडियो में। हम ये तीनों चीजें ही कवर करेंगे कि भाई आवेशन की प्रक्रिया किस किस प्रकार हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं घर्षण द्वारा आवेशन की। तुम्हें याद है इसके पिछले वाले वीडियो में अपन ने क्या देखा था, मैंने एक स्केल लिया था, पैमाना लिया था, उसको मैंने पीछे घिसा था और उसको घिसने के बाद मैंने कागज के टुकड़ों को उठा के दिखाया था, तुम्हें उठाया था। तो क्या होता है घर्षण द्वारा आवेशन में, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु धनावेशित हो जाती है और दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। प्रोसेस क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान रखना। एक वस्तु धनावेशित और दूसरी वस्तु क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है। जैसे सपोज इस वाले एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। ये है अपने कांच की छड़, ठीक है, और एक रेशम का रुमाल गले में डाल के, रेशम का रुमाल, कांच की छड़ और दूसरा रेशम का रुमाल। अगर क्या हो मैं रेशम का कपड़ा लूं, रेशम के कपड़े पे कांच की छड़ को घिसूं तो कांच की छड़ तो क्या हो जाती है, थोड़ा दूर लिखें इसको, कांच की छड़, कांच की छड़ तो धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना उस पर, ठीक है। अब ये घर्षण द्वारा आवेशन आ गया, मैंने घिस के छोड़ दिया, चुपचाप रखे थे तो कोई फर्क नहीं था, लेकिन जैसे मैंने इनको घिस के छोड़ा तो इस पर क्या आ गया, इस पर आवेश आ गया। अब ये कैसे हुआ, देखो ये हुआ बच्चों कि जब हमने उसको कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर घिसा, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर घिसा तो थोड़ी गर्मी हुई, थोड़ा हीट हुआ। हीट होने से क्या होगा, परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिस वस्तु से आसानी से निकल सकते हैं वो धनावेशित हो जाएगी। किसी भी परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो प्लस हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, माइनस। यानी एक से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में पहुंच गए तो एक प्लस आवेशित हो गया और दूसरा माइनस आवेशित हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर अपन बिल्ली की खाल और कांच की छड़, बिल्ली की खाल और प्लास्टिक की छड़, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अपने पास है जिनको आपस में रगड़ेंगे तो एक वस्तु प्लस हो जाएगी और एक वस्तु क्या हो जाएगी, माइनस। इसी को घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है, इसी को घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है, ठीक है। मैं आपको तीनों चीज़ें क्लियर कर दूं, उसके बाद फिर मैं जो आपके सामने पैमाने वाला एग्जाम्पल बताया था ना उसको जस्टिफाई करूँगा, समझाऊँगा तुम्हें। चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, चालन द्वारा आवेशन अगर आपको समझना है तो आपके जो सॉकेट होते हैं उसमें गोल गोल छेद होते हैं, उसमें उंगली घुसाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि चालन क्या होता है। चालन कैसे पता चलेगा तुम्हें, सपोज आपने अगर किसी झूलते हुए तार जिसमें बिजली चालू हो उसको पकड़ लिया तो तुम में से करंट होकर के निकल जाएगा, तुम चालक वस्तु हो। अर्थात अगर एक चालक
आवेशित वस्तु को दूसरे आवेशित वस्तु से स्पर्श करा दिया जाए, टच, जरा जरा टच भी करा दिया जाए, तो एक वस्तु से आवेश दूसरे वस्तु के आवेश पर, एक वस्तु से आवेश दूसरे वस्तु पर ट्रांसफर हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है जैसे सपोज ये गोले हैं दो, ये दो गोले हैं, ये गोले पर एक पर है प्लस आवेश, ध्यान से देखिएगा, इस गोले पर प्लस आवेश है, ठीक है। दूसरा, एक दूसरा गोला और है, समान गोला है, इस गोले को नाम दिया मैंने ए, इस गोले को नाम दिया बी। ये जो पहला वाला गोला तुम्हें दिख रहा है ना बच्चों, ये आवेशित गोला है। पहला वाला गोला जो तुम्हें दिखा वो आवेशित गोला है, और दूसरा वाला जो गोला तुम्हें दिख रहा है वो कौन सा गोला है? निरावेशित गोला है। ये होगा अपने आवेशित, और ये वाला कौन सा गोला है? निरावेशित। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये दोनों किस पर रखे हुए हैं? ये रखे हुए हैं कुचालक स्टैंड पर। ये किस पर रखे हुए हैं? कुचालक स्टैंड पर। अभी तुम्हें क्या है कि आवेश का कंसेप्ट समझना है। बेसिकली आवेश का कंसेप्ट समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक आवेशित गोला है, दूसरा निरावेशित गोला है, दोनों कुचालक स्टैंड पर रखे हैं। अगर कुचालक स्टैंड की जगह लोहे के किसी स्टैंड पर रखे होते तो क्या होता? बच्चों कुचालक स्टैंड है, कुचालक में आवेश गति नहीं कर सकते जैसे लकड़ी। अगर मैं यहाँ लोहे का स्टैंड ले लूं तो ये सारे आवेश कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी में। भू संपर्कित करना कहते हैं, समझेंगे उस शब्द को अभी। तो इसलिए मैंने कुचालक स्टैंड पर रखे ताकि इनके आवेश पृथ्वी में ना चले जाएं, ठीक है। अब ये दो गोले हैं, दो गोलों में क्या होगा? अब ये एक दूसरे से दूर दूर है, ध्यान रखना, एक आवेशित एक निरावेशित है। जब मैं पास ला करके इन दोनों को क्या कर दूंगा? टच कर दूंगा, ठीक। देखो यहाँ हम इसको और इधर और क्लियर करते हैं। इसके बाद हमने क्या किया? इसके बाद हमने दोनों गोलों को टच कर दिया, ये इस प्रकार से, एक गोला ए और एक गोला बी, ठीक है। जब इस पर टच कर दिया तो देखो संपर्क हो गया ना, तो कुछ आवेश इस पर भी आ जाएगा। कितना आएगा वो दोनों के आकार पर निर्भर करता है। चैप्टर सेकंड बताएगा कि कितना आवेश आएगा, फिलहाल तो बस इतना याद रखें कि आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा? देखो दोनों गोलों को अलग अलग कर दो, दोनों गोलों को अलग अलग अपन कर दें तो एक गोला ए और एक गोला बी, एक गोला ए हो गया और दूसरा गोला बी हो गया। इस पर भी आवेश आ गया और इस पर भी आवेश आ जाएगा। इसे बोलते हैं अपन संपर्क। संपर्क द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, कई नाम है इसके। यानी कि इसमें सीधे सीधे वस्तु को टच कराना है। अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी, कौन कौन से आवेशन की प्रक्रिया पढ़ी। पहली प्रक्रिया पढ़ी हमने घर्षण द्वारा, जिसमें किसी वस्तु को घिस दें तो एक वस्तु तो धनावेशित हो जाती है और दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कौन सी वस्तु धनावेशित होती है और कौन सी ऋणावेशित होती है। बताया था मैंने तुम्हें, क्या बताया था? कि वह वस्तु जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो धनावेशित हो जाएगी। जो भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो धनावेशित हो जाता है, और जो भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो क्या हो जाता है? ऋणावेशित। तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु में जाते हैं घिसने से। वो सब जाते हैं थर्मल हीट की वजह से। किसकी वजह से जाते हैं बच्चों? थर्मल हीट की वजह से। तो मैंने तुम्हें दो चीजें बता दी, एक तो घर्षण द्वारा घिसने से, दूसरा चालन द्वारा या संपर्क द्वारा, एक ही बात है। तो इसको अगर दोनों को, एक आवेशित गोला है दूसरा निरावेशित गोला है, अगर इस आवेशित गोले को निरावेशित गोले के टच कर दिया, ध्यान रखना दोनों धातु के गोले हैं, ये भी धातु का है और ये भी धातु का है, सपोज लोहे का मान लो, तो जैसे मैं संपर्क करूंगा तो चालन द्वारा, लोहा है ना, इसमें आवेश गति कर सकते हैं, तो ये गति करते 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 इस पर पहुंच जाएंगे। फिर दोनों को अलग अलग कर दूंगा तो ए पर भी आवेश आ जाएगा और बी पर भी आवेश आ जाएगा, आधा आधा आवेश बट जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद तीसरा टॉपिक, तीसरा पॉइंट है अपने पास। तीसरा पॉइंट कौन सा है? तीसरा पॉइंट है प्रेरण द्वारा आवेशन, उसको भी समझते हैं। तीसरा है बच्चों अपने प्रेरण द्वारा आवेशन, और ये आवेशन की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं हम। आवेशन की प्रक्रिया में तीसरा क्या था अपने पास? प्रेरण द्वारा आवेशन। वैसे अगर देखा जाए तो आपकी एनसीईआरटी बुक ने, मैंने आपको बताया दिया आपके 100% एनसीईआरटी लागू हो रहा है, तो प्रेरण द्वारा आवेशन को ही मुख्य रूप से समझाया हुआ है। प्रेरण द्वारा आवेशन वाली प्रक्रिया को थोड़ा अलग तरीके से समझाया, पर इसको बहुत आसान तरीके से समझेंगे। और उसको समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा। वो कुछ चीज़ें क्या होगी, जैसे कि आपको पूछना क्या चाहूँगा, सबसे पहले बता दूँ कि
धातु में क्या होता है? धातु में असंख्य इलेक्ट्रॉन, धातु में असंख्य इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं। तुमने गैसों का अणुगति सिद्धांत कक्षा 11 गैसों का अणुगति सिद्धांत पढ़ा था। गैसों का अणुगति सिद्धांत क्या होता है कि गैस के अणु किसी बंद पात्र में इधर से उधर यादृच्छिक गति करते हैं और एक दूसरे से टक्कर करते हैं। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार किसी भी धातु में असंख्य इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो यादृच्छिक गति करते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वाले चैप्टर में ज़्यादा इनका उल्लेख करूंगा। क्या कहलाते हैं बच्चों? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं जो धातु में उपस्थित होते हैं, गति करते हैं, जो चालन, इसमें विद्युत चालन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है बच्चों, धातु में असंख्य इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब धातु में इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से? धातु में इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से? जैसे सपोज ये लोहे का डब्बा है, लोहे का बॉक्स है। लोहे का बॉक्स है तो क्या होगा? जैसे इसमें Fe परमाणु है, इसमें Fe परमाणु है। मैं 4 Fe परमाणु बताता हूँ तुम्हें। लोहा है ये लोहे का बॉक्स है। अब एक बात बताओ, सपोज इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये क्या हो जाएगा? +2। ये कितना हो जाएगा? +2। ये कितना हो जाएगा? +2। ये कितना हो जाएगा? +2। ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 इलेक्ट्रॉन इससे मुक्त हो गए। ये तो मैंने +2 की एक कंडीशन बताई है। तो एक बात बताओ, ये जो धातुएं हैं, धातुओं के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं? धनायन। ध्यान से देखना। और एक इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ये तो तुम केमिस्ट्री में भी कई बार देख चुके हो, कक्षा 11 में भी कंसेप्ट देखा तुमने कि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनायन प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनायन प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि प्रेरण द्वारा आवेशन जब मैं तुम्हें समझाऊंगा तो उसमें तुम कहोगे कि सर ये प्लस और माइनस आ कहाँ से गए? आप प्लस इधर ले रहे हो, माइनस उधर ले रहे हो, कैसे आ गए? तो जो धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है उसको मैं प्लस से डिनोट करूंगा और जो इलेक्ट्रॉन है उसको किससे डिनोट करूंगा? माइनस से। अब मैं तुम्हें प्रेरण द्वारा आवेशन समझाता हूं कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है। ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेशन देखना। प्रेरण द्वारा आवेशन की बात चल रही थी अपने। देखो सपोज एक छड़ है, ठीक है। इस छड़ पर आवेश कितना है? इस छड़ को मैं ले लेता हूं धनावेशित। अगर मुझे आपसे यूं कहा जाए कि आप बिना वस्तु को टच करें, ध्यान से सुनना, आपसे यूं कहूं कि बिना वस्तु को टच करे उसको आवेशित करके बताओ। मतलब कोई आवेशित वस्तु, सपोज इस पर आवेश है, तो इस आवेशित वस्तु के द्वारा किसी दूसरी वस्तु को आप बिना टच किए उसको आवेशित करके बताओ। कैसे कर पाओगे उसको आवेशित? प्रेरण द्वारा आवेशन वही है कि किसी आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना आवेशित करना ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। पहला अपन ने पढ़ा घर्षण द्वारा आवेशन। अगर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए तो एक वस्तु तो धनावेशित और दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, इसे घर्षण द्वारा आवेशन बोलते हैं। चालन द्वारा आवेशन क्या होता है? एक वस्तु धनावेशित है, अगर उस धनावेशित वस्तु को किसी दूसरी चालक वस्तु से संपर्क में करा दिया जाए, टच करा दिया जाए, तो चालन द्वारा आवेश एक चालक वस्तु से दूसरी चालक वस्तु में पहुंच जाते हैं। अर्थात एक आवेशित वस्तु को दूसरे आवेशित वस्तु के संपर्क में लाने पर दूसरी वस्तु का आवेशित हो जाना ही चालन द्वारा आवेशन है। ध्यान रखना, जो दोनों के दोनों मेथड थे, घर्षण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन या संपर्क द्वारा आवेशन, उन दोनों में वस्तु को टच करना पड़ता है एक दूसरे के। इसमें वस्तु को टच करना नहीं पड़ता। मैं इसमें दोनों एग्जाम्पल बताऊंगा कि क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बिना वस्तु को टच किए उसको धनावेशित करके बताओ और बिना वस्तु को टच किए उसको ऋणावेशित करके बताओ। दोनों देखते हैं। सपोज ये धनात्मक छड़ है, किसी की भी छड़ है, कांच की छड़ है सपोज, धनात्मक छड़, ओके। एक गोला है, वापस कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है। ध्यान रखना, कुचालक स्टैंड पे क्यों रखा है मैं फिर बता देता हूं तुम्हें। कुचालक स्टैंड पर रखने का कारण यह है कि इसमें से आवेश चले नहीं जाए नीचे, ओके। अब देखो क्या होगा, ये धनात्मक वस्तु है और ये अभी निरावेशित है। पहला स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप है आपकी, ये धनावेशित वस्तु है और ये ऐसे रखा हुआ है। सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप यहां बनाता हूं। अभी ये एक गोला है, सिंपली
ये निरावेशित है। दूसरी स्थिति में मैंने क्या किया, धनात्मक छड़ को मैं इसके पास लेकर के आया। अब क्या होगा, जस्ट अभी हाल पढ़ के फ्री हुए हैं कि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये कौन सा है, ये है धातु का गोला। ये क्या है, धातु का गोला। ध्यान से समझना है इसको, ये धातु का गोला है। अब क्या होगा इसमें, धातु के गोले में ये तो प्लस प्लस आवेश हो गया। तो एक बात बताओ, धातु में क्या क्या उपस्थित होते हैं? धातु में उपस्थित होते हैं धनावेश और ऋणावेश, दोनों उपस्थित होते हैं। तो ये कांच की छड़, इस पर जो प्लस आवेश है, प्लस किसको आकर्षित करेगी, प्लस किसको आकर्षित करेगी, माइनस को। प्लस माइनस को आकर्षित करेगी तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे जो भी इससे आकर्षित हो सकते हैं, वो इधर बिल्कुल इसके नजदीक आकर के इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें तो प्लस आवेश भी होता है, तो प्लस प्लस तो क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है ना। तो वो क्या करेंगे, वो इससे अधिकतम दूरी पर जाएंगे प्रतिकर्षण के कारण। तो इस कोने पर क्या इकट्ठे हो जाएंगे, प्लस आवेश। ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने, अगर इस धनात्मक छड़ को, धनात्मक आवेशित छड़ को इस गोले के पास लेकर के आऊं तो इसमें क्या होगा, इस प्लस आवेश के कारण इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो सारे एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस को आकर्षित करेगा। और इसमें सारे जो धनावेश होंगे वो इस दूसरे कोने पर अधिकतम दूरी पर जाके हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि प्लस और प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण। अरे प्रतिकर्षण में क्या होगा, दोनों एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर जाना चाहेंगे, तो सारे के सारे प्लस यहां उपस्थित हो जाएंगे। अब क्या करें, अब देखना तीसरा स्टेप क्या है। तीसरा स्टेप है भू संपर्क करना, उसको अर्थिंग बोलते हैं अपन। ध्यान से सुनना, अर्थिंग, अर्थिंग करना मतलब भू संपर्कण, इसे भू संपर्कण कहते हैं या भू संपर्कित करना, ये अच्छा नाम है इसका, इस तरीके से याद रखें। भू संपर्कित करना वो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। भू संपर्कित करना में कुछ नहीं है, किसी भी वस्तु का संबंध पृथ्वी से कर देना। आपने अपने गली के बाहर मोहल्लों में कहीं भी खंबे देखे होंगे बिजली के, उस खंबे से एक तार आता है लोहे का, मतलब धातु का, और वो तार जमीन में गड़ा हुआ होता है। गौर से देखिएगा, ट्रांसफॉर्मर आपने देखे, ट्रांसफॉर्मर देखा होगा, दो इस तरीके से लोहे के खंभों पर एक आड़ा खंभा रहता है और एक बहुत बड़ी डिब्बी, बड़ा डिब्बा सा लगा रहता है, वो ट्रांसफॉर्मर होता है। सिलेबस में आगे आएगा तब बात करेंगे पूरा अच्छे से। तो उस ट्रांसफॉर्मर के सबके पास एक तार रहता है और वो तार कहाँ जाता है, पृथ्वी में। तो किसी भी वस्तु का संपर्क पृथ्वी से कर देना भू संपर्कण कहलाता है। अब जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे या जिनके खेत खलिहान होंगे, उसमें उनके मोटर लग रही होगी, मोटर लग रही होगी तो वो इसकी बात कर दोगे कि यार हमारे डीपी लग रही है, 5 की डीपी, 10 की डीपी, इस तरीके से नाम होता है ग्रामीण भाषा में। वो एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मर होता है, 5 किलोवाट, 5 किलो वोल्ट का, 10 किलो वोल्ट का, इस तरीके से। तो कभी भी देखना, जैसे खंबा है, बिजली का खंबा है, इस बिजली के खंबे पे बहुत सारी लाइन आ रही है, बहुत सारी, ये घरों में जा रही है, तो इसमें से एक तार पृथ्वी में गड़ा हुआ रहता है, ये पृथ्वी में गड़ा हुआ रहता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, अर्थिंग या भू संपर्क करना। ये आपके घरों के कनेक्शन में भी होता है, तो भू संपर्क करना इसको बोलते हैं। अर्थात उससे एक चालक तार लो और चालक तार को लेकर के उसको पृथ्वी में, जब खेतों में मोटर लगाते हैं तो याद है वहां डीपी लगानी पड़ती है, और डीपी लगाने के लिए जो उनकी भाषा है उसमें भू संपर्कण कैसे बनाया जाता है, भू संपर्कित कैसे किया जाता है। एक तार लिया जाता है, एक गड्ढा खोदा जाता है जमीन में, गड्ढा खोदा जाता है, पर उसमें कोयले, ईंटें, नमक, बहुत सारी चीजें डाली जाती है और एक प्लेट रखी जाती है। उस प्लेट से तार जोड़ करके बाहर जिससे भी जोड़ना है उसको जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं भू संपर्कित करना, इसको बोलते हैं बच्चों भू संपर्कित करना। और डिटेल में फिर मैं आपको बता दूं, तुम चाहो कि एक क्लास में सारी फिजिक्स सीख जाओ, ऐसा तो संभव है नहीं। अब ऐसा संभव क्यों नहीं, क्योंकि बच्चों कंसेप्ट कहीं आगे वाले लगेंगे, कहीं थोड़े अलग वाले कंसेप्ट लगेंगे। धीरे धीरे कंसेप्ट को गेन करते हुए हम उसको परफेक्ट करते जाएंगे। तो मैंने आपको ये भू संपर्कित करना सिखा दिया, कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा तुम तो याद रखो कि किसी भी वस्तु को चालक तार से और जमीन से जोड़ दें। एक चालक तार का एक सिरा तो उस वस्तु से जोड़ दो और दूसरा जमीन में गड्ढा करके उसमें जोड़ दो, उसी को भू संपर्कित करना बोलते हैं। तो तीसरी स्टेप में अपन क्या कर रहे हैं, भू संपर्कित कर रहे हैं। देखना आप कौन सा हिस्सा कर रहे हैं, ये भी जरूरी होता है। ये स्टेप बना रहा हूं मैं, ये प्लस था आवेश और ये बगल में गोला था, ठीक है, ध्यान से देखना। इधर सारे माइनस माइनस आवेश थे, इधर सारे क्या थे, प्लस प्लस आवेश।
भू संपर्कित करने का चिन्ह मैं तुम्हें बताऊंगा, उसको ध्यान से देना। मैंने एक चालक तार लिया, ये चालक तार, ये हो गया अपनी चालक तार, और इस चालक तार इस चालक तार को ये पृथ्वी में, एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा, एक छोटा डंडा, इस तरीके से अगर हो रहा हो तो इसे अपन बोलते हैं भू संपर्कण, भू संपर्कित करना, भू संपर्कण। ओके, इस चालक तार से अपन ने क्या कर दिया, उसको भू संपर्कित कर दिया। तो अब क्या होगा देखना, पृथ्वी, अब पृथ्वी के बारे में डिटेल अपन ने पढ़ी नहीं है, तो हम पहले और दूसरे चैप्टर्स में अपन पृथ्वी के बारे में डिटेल देखेंगे कि बिजली चमकती है, पृथ्वी में गिर जाती है, वो बिजली कहाँ जाती है। पृथ्वी बहुत सारे आवेशों को ग्रहण किए हुए रहती है, पृथ्वी के पास बहुत सारे प्लस आवेश भी है और पृथ्वी के पास बहुत सारे माइनस आवेश भी है। तो कुछ नहीं होगा अब इसमें से, भू संपर्कित कर दिया तो ये प्लस आवेश है ना, प्लस आवेश कहाँ जाएंगे, पृथ्वी में। वैसे ये टेक्निकली गलत लाइन बोली है मैंने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही सब जगह गति करते हैं। तो देखना, पृथ्वी से यूं कहूंगा कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आ गए, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने, 1 2 3, 3 चाहिए, तो प्लस और माइनस अगर दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, आकर्षित तो करते हैं। जैसे 1 प्लस और 1 माइनस मिलेगा तो दोनों क्या हो जाते हैं, निरावेशित हो जाते हैं। निरावेशित मतलब क्या हो जाता है, उदासीन। वे क्या हो जाते हैं बच्चों, उदासीन हो जाते हैं, निरावेशित या उदासीन हो जाते हैं। आपको अगर ये एग्जाम्पल देखना है तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी दिखा सकता हूँ, घर पर तो करना मत। एक कैपेसिटर आता है, उसको चार्ज करके दोनों तारों को अगर आपस में टकराएं तो चिंगारी उत्पन्न होती है। वो चिंगारी उत्पन्न होती है उदासीनता की। अगर एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश दोनों मिल जाएं तो वो उदासीन हो जाते हैं। क्यों, एक तो प्लस एक है, दोनों को जोड़ के देखो ना, एक तो प्लस एक और एक माइनस एक है, प्लस माइनस एक क्या होगा, 0, उदासीन हो जाएंगे। ओके, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ पर उदासीन हो गया, कुछ नहीं बचा। उसके बाद मैंने चालक तार हटा दिया, ये वाला। एक बात और ध्यान रखना, ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए तो ये तीनों क्या हो गए, उदासीन। मैंने चित्र ये हटा दिया, चित्र में से ध्यान से देखना। अब ये इलेक्ट्रॉन भी तो वापस पृथ्वी में जा सकते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ये पृथ्वी में जाएंगे नहीं बच्चों। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि ये इस छड़, ये जो छड़ दिख रही है ना तुम्हें, इस छड़ के आकर्षण से बंधा हुआ है ये आवेश। क्योंकि प्लस आवेश और माइनस आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये प्लस आवेश के आकर्षण के कारण ये इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में नहीं जाएंगे, तो ये यहाँ शेष बच जाएंगे। अब मैं इस तार को हटा देता हूँ, भू संपर्कित वाले। तो मेरे पास चौथा चित्र बना, और वो चित्र क्या बना देखो, ये इस पर प्लस प्लस था छड़ पर, और इस पर, अब इस पर कौन सा आवेश, मैंने उसको हटा दिया तो इस पर माइनस माइनस हुआ था। अब माइनस माइनस आवेश उत्पन्न होने से देखो बहुत सारे कंसेप्ट लग रहे हैं इसमें। माइनस माइनस उत्पन्न होने से अब क्या होगा, ये सारे के सारे आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे। तो इस पूरे पर क्या होगा, माइनस 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 माइनस, ये पूरा गोला क्या हो गया, आवेशित हो गया। और मैंने कहीं भी इसको टच नहीं किया था। देखो ये अपन ने उदासीन गोला लिया, धनात्मक छड़ लेकर के आए, ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप, मैंने इन दोनों को कहीं भी टच नहीं किया है, छड़ को गोले से कहीं भी टच नहीं किया। जब छड़ को गोले से टच नहीं किया तो ये स्पर्श थोड़ी हुआ, चालन भी नहीं हुआ। तो ये इससे कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन की परिभाषा होती है कि वस्तु को किसी आवेशित वस्तु को दूसरी वस्तु के संपर्क में लाए बिना या उसे स्पर्श किए बिना ही उस दूसरी वस्तु को आवेशित कर देना क्या कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। अर्थात मैं एक छड़ लाया और इस छड़ से मैंने किसी दूसरी वस्तु को बिना टच करे उसको क्या कर दिया, आवेशित कर दिया, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, उसे बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, लास्ट में एक कंसेप्ट आया, और लास्ट में एक कंसेप्ट क्या आया, ये अर्थिंग वर्थिंग वाला मैं मिटा देता हूं अभी। लास्ट में ये कंसेप्ट आया था अपने कि, और जो आपको याद भी रखना, मैं अच्छे से लिख देता हूं उसको, और वो नोट है, सुपर नोट क्या है वो, और वो नोट ये है कि किसी चालक को, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, किसी चालक को दिया गया आवेश, अगर किसी चालक को आप आवेश दोगे तो क्या होगा, किसी चालक को दिया गया आवेश एक समान रूप से, सुपर इंपॉर्टेंट की घात 10 20 अनंते, एक समान रूप से उसके
बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, एक समान रूप से उसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। ये चालक के बारे में है, ध्यान रखना। ये किसके बारे में है? चालक। चालक को मैं बॉक्स में कर देता हूं ताकि तुम अलग से दिखे। किसी चालक को दिया गया आवेश एक समान रूप से उसके पृष्ठ बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, बिल्कुल सेम टू सेम। जबकि कुचालक को, जैसे ये अपने पास डी है, चांदा है डी बनाने का, ठीक है। अगर ये चालक, ये क्या है? प्लास्टिक कुचालक होती है, लोहा चालक होती है, तो आप सब जानते हैं। चालक कुचालक की भी बात करेंगे अपन को, क्योंकि विद्युत के बारे में तो बात ही करनी है कक्षा 12 में, तो धीरे धीरे सब कंसेप्ट समझ जाओगे। ये कुचालक वस्तु है। इस कुचालक वस्तु पर ये ब्लैक ब्लैक डॉट देखना, मैं इसको जिस जगह पर आवेश दूंगा वो उसी जगह पर रुक जाएगा। जैसे 5 आवेश दे दिए मैंने इसको, तो वो 5 आवेश इस पर यहीं रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, अपनी जगह परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन मैं कोई लोहे की वस्तु ले लूँ, लोहे की वस्तु तो है नहीं मेरे पास, कोई भी चालक वस्तु ले लूँ, उसको आवेश दूंगा तो वो उस जगह नहीं टिकेगा, वो उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। कंसेप्ट ध्यान रखना। इस कंसेप्ट के बाद वह 2 चीज़ें, अर्थिंग क्या होती है? 2 चीज़ समझो। एक तो अर्थिंग होती है कि किसी आवेशित वस्तु को तार से जोड़ करके उस तार को कहाँ कर देना? पृथ्वी में जोड़ देना, ये भूसंपर्कण होता है, ठीक है। दूसरा होता है अपने, ये मैं जो बता रहा था कंसेप्ट, सुपर कंसेप्ट। इस कंसेप्ट का उपयोग आगे तक कभी भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट की घात मानंद लगाया, जो तुम्हें नोट्स में दूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा पीडीएफ में, उसमें भी सुपर इंपॉर्टेंट लगा हुआ है। तो क्या हुआ? किसी चालक को आवेश दोगे तो उस जगह नहीं रहेगा, वो उसके बाहरी यानी पृष्ठ के बाहर, जैसे मैंने अभियाल बोला था ना कि आवेश उसके पृष्ठ के बाहर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो किसी चालक को दिया गया आवेश एक समान रूप से उसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, जबकि किसी कुचालक को जिस जगह पर आवेश देते हैं वो उसी जगह पर रहता है, वो गति नहीं कर सकता, क्योंकि चालक वस्तु में ही आवेश गति करता है, कुचालक वस्तु में आवेश गति नहीं करता। एग्जाम्पल, लोहा, कॉपर, सिल्वर, सभी धातु है जो है उनमें इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं, जबकि लकड़ी सूखी लकड़ी, गीली नहीं, जबकि लकड़ी में इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर सकते, प्लास्टिक में इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर सकते, ऐसी जो भी कुचालक वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर सकते हैं। तो कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया। किसी चालक को दिया गया आवेश एक समान रूप से, मतलब आवेश को किसी भी जगह, चालक को किसी भी जगह आवेश दे दो, वो उसके बाहर के पृष्ठ पर आ जाएगा। अब इस प्रेरण का एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। इसको पूरा साफ कर रहा हूं मैं। अभी मैं धनात्मक छड़ लेकर के आया था, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि किसी भी वस्तु को टच किए बिना, स्पर्श किए बिना उसको ऋणात्मक आवेशित कैसे करोगे? प्रेरण द्वारा, इस प्रक्रिया से करोगे। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन ये है आपके लिए कि किसी भी वस्तु को संपर्क में लाए, मतलब किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना उसे धनात्मक आवेशित कैसे करोगे? अब देखता हूं मैं तुम धनात्मक आवेशित कैसे करोगे। सबसे पहले देखो, ये एक धातु का गोला है और ये कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है, ये अभी निरावेशित है। क्या ये बच्चों भी? ये है निरावेशित, ओके। मैं क्या करता हूं, एक छड़, पहले प्लस लेकर के आया था, अब मैं माइनस आवेशित वाली छड़ लेकर के आता हूं। मैं 2 एग्जांपल समझा रहा हूं तुम्हें। इसको मैं इस कुचालक स्टैंड पर रखे हुए चालक गोले के पास लेकर के आया, तो अब क्या होगा एक बात बताओ। मैंने अभी आकर्षण बताया था कि समान समान प्रतिकर्षित होते हैं और असमान आकर्षित होते हैं। इस पर क्या है? माइनस आवेश है, तो ये माइनस आवेश किसको खींचेगा? धातु में धनायन होते हैं ना, तो क्या करेगा ये? सारे प्लस प्लस आवेश को, प्लस प्लस आवेश इसके पास आ जाएंगे। ओ देखो माइनस है, माइनस है, जैसे तुम झरोके पे आ जाते हो देखने किसी को, उसी प्रकार से ये भी प्लस आवेश भी देखने आ जाएंगे। ओहो माइनस आवेश आ गए, क्योंकि विपरीत आवेशित है और विपरीत वस्तु एक दूसरे से आकर्षित होती, प्रकृति का नियम है। तो देखना, ये जितने भी प्लस आवेश होंगे, इसमें प्लस आवेश कौन कौन से होते हैं? धातु है, धातुओं में अंदर क्या होता है? उसमें धनायन होते हैं और ऋणायन होते हैं। तो सारे प्लस इधर आ जाएंगे और सारे इलेक्ट्रॉन माइनस और माइनस तो क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे। तो ये आकर्षित होकर तो बिल्कुल पास आ जाएंगे और वो प्रतिकर्षित होकर बिल्कुल दूर चले जाएंगे। तो ये देखो, इस माइनस के पास तो क्या हो गया? पूरा प्लस, और इस पर क्या हो गया? माइनस। ये दूसरी स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप में देखना क्या होगा? तीसरी स्टेप में वही छड़ है माइनस आवेश वाली, और भू संपर्कित कर दूंगा मैं थर्ड स्टेप में। भू संपर्कित कैसे करें? चालक तार से जोड़ें इस गोले को, और चालक तार से जोड़ के क्या होगा? 1 2 3, इसको बोलेंगे अर्थिंग। अर्थिंग इसको बोलते हैं, भू संपर्कण। अर्थिंग हो गई। यहाँ पर क्या थे? प्लस प्लस आवेश थे, यहाँ पर क्या थे? माइनस। अब भू संपर्कित करते, ये देखो इलेक्ट्रॉनों को जगह मिल गई,
ये इस चालक तार में से होकर के कहाँ चले जाएंगे, पृथ्वी में चले जाएंगे। फुल डिटेल लिखी हुई है उसमें, जो PDF नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन चल करके कहाँ चले जाएंगे, नीचे। तो फिर इलेक्ट्रॉन आकर के इनको भी तो उदासीन कर सकते हैं, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लस आवेश इस छड़ के माइनस आवेश के आकर्षण के फलस्वरूप वहीं पर टिका हुआ है, ये कहीं नहीं जाएगा। अब मैं इस चालक तार को हटा दूं, अर्थिंग से संपर्क हटा दूं इसका, तो चौथी स्टेप में क्या होगा, देखो ये माइनस माइनस छड़ है, और अब इस पर क्या हो गया बताओ, केवल कौन सा आवेश बच गया, एक स्टेप और बना लूंगा, प्लस 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 बच गए थे ना। अब अगली 5वीं स्टेप में क्या होगा, देखो 5वीं स्टेप बना रहा हूं तुम्हारे सामने। ये इस पर प्लस 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 आवेश बच गए थे, 3-4 मान लो यहाँ पर कोने में, ताकि बनाने में आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो ये कुछ अलग स्टैंड पर रखा हुआ है ऐसे। अब चालक वस्तु है, ये चालक गोला है, धातु का चालक गोला। चालक वस्तु के लिए अभी कंसेप्ट पड़ा जस्ट के किसी चालक को दिया गया आवेश एक समान रूप से उसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। ये जितना भी प्लस आया है ना, ये सब इसके बाहर के पृष्ठ पर आ जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। अब मैंने आपको 2 क्वेश्चन पूछे थे कि वस्तु को बताओ कैसे ऋणात्मक आवेशित करोगे, और वस्तु को ये बताओ कि कैसे धनात्मक आवेशित करोगे। तो देखो मैंने उस वस्तु को ये जो चौथे नंबर का था ये चित्र अपना, और ये 5वें नंबर का चित्र है। 5वें नंबर के चित्र में आपको दिख रहा है कि कैसे मैंने वस्तु को क्या कर दिया, धनात्मक आवेशित कर दिया, बिना उसको टच किए हुए। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, अपन प्रेरण द्वारा आवेशन। तो 3 स्थितियां आपने देखी। घर्षण द्वारा दो वस्तु को आपस में घिस करके, जैसे मैंने पैमाने का एग्जाम्पल बताया था। हाँ, अब मैं पैमाने के एग्जाम्पल को जस्टिफाई करता हूँ। जब आपने स्केल लिया, जैसे आपने अभी मैं डी से समझा दूं, इस डी को आपने लेकर के सिर पर घिसा, तो जिस जगह घिसोगे ना, तो इस पर या तो प्लस आवेश आ जाएगा या क्या आ जाएगा, माइनस आवेश आ जाएगा। अब कागज के टुकड़े, जब आप कागज के टुकड़ों के पास लेके जाओगे, तो कागज के टुकड़ों में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको आकर्षित करेगा, तो एक प्लस और एक माइनस, तो सारे कागज के टुकड़े उस पैमाने की तरफ चले जाएंगे और वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। बाकी मैं तुम्हें फुल डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सारी चीजें अगर शुरू के लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दी तो तुम्हारे ऊपर से निकल जाएगी फिजिक्स, इसलिए बिल्कुल लाइट चीजें बता रहा हूं मैं। ओके, तो ये तुम्हारे प्रेरण द्वारा आवेशन हो गया। तो इस प्रकार से देखो 3 विधियां अपन ने पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी? सबसे पहला अपन ने पढ़ा घर्षण द्वारा आवेशन, फिर अपन ने पढ़ा चालन द्वारा, और तीसरा अपन ने पढ़ा प्रेरण द्वारा आवेशन। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, उसका जवाब आप सोचने की कोशिश कीजिएगा। इसका जवाब और चुंबक का जवाब एक जैसा ही है। वो कैसे? ये हो गया क्वेश्चन है आपका, और वो क्वेश्चन क्या है, आवेशन का सही परीक्षण क्या है, आवेशन का सही परीक्षण क्या है, आवेशन का सही परीक्षण क्या है, मतलब आकर्षण है या प्रतिकर्षण। क्वेश्चन पूरा ये है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। थोड़ा दिमाग लगाइए इस पर कि आवेशन का सही परीक्षण क्या होना चाहिए। हम कैसे पहचानेंगे कि वस्तु आवेशित है, आकर्षण से पहचानेंगे या प्रतिकर्षण से पहचानेंगे। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ इस पर। ठीक है बच्चों, मैंने बोला था दिमाग लगाओ, दिमाग लगाया होगा तुमने, पॉज करके दिमाग लगाया करो। आवेशन का सही परीक्षण क्या है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। आकर्षण करने का गुण हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। ये क्वेश्चन कैसे है कि कैसे पता लगा पाओगे कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। तो उसको पता लगाने के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, आकर्षण की होनी चाहिए या प्रतिकर्षण की होनी चाहिए। हमारा आंसर है कि प्रतिकर्षण आवेशन का सही परीक्षण है, आकर्षण नहीं है। प्रतिकर्षण आवेशन का सही परीक्षण है। अर्थात आपको अगर ये पता लगाना है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है, कोई सी भी आवेशित हो सकती है, या तो धनात्मक आवेशित हो सकती है या ऋणात्मक आवेशित हो सकती है। तो कोई भी वस्तु अगर आवेशित है तो उसका पता कैसे लगाओगे, क्या परीक्षण होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए या प्रतिकर्षण होना चाहिए। तो देखो मैंने तुम्हें बताया आंसर प्रतिकर्षण। कैसे, ध्यान से समझना। मैं तुम्हें छोटे मोटे दो एग्जाम्पल दूंगा, और वो 2 एग्जाम्पल कैसे, देखो
मैंने कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, रेशम का रुमाल गले में डाल के तू आ जाना दिलदार मेरे, वो गाना है ना वो वाला। तो ये जो रेशम का कपड़ा है, एग्जाम्पल समझना, रेशम का कपड़ा, ये क्या हो गया था, ये छड़ तो क्या हो गई थी, कांच की छड़, तो इसको घिसा था तो ये प्लस हो गई थी और ये क्या हो गई थी, माइनस। ठीक है, ये कांच की छड़ थी। एक तो ये एग्जाम्पल है आपके पास, और एक एग्जाम्पल है एक प्रैक्टिकल जो मैंने आपको करके बताया था। वो कैसे करके बताया था, जैसे पैमाना स्केल है, मैंने स्केल को सिर पर घिसा था ऐसे। ठीक है, ये स्केल है आपका, ये 1 2 3 4 स्केल है, और इस स्केल को मैंने घिसा और घिस करके मैंने छोटे छोटे कागज के टुकड़े उठा लिए। घिसने पर इस पर कोई भी आवेश आ गया हो, मेरे को पता नहीं है, इस पर प्लस आया माइनस आया, उसका दिमाग में नहीं लगाना। सपोज मैंने इसको पैमाने को यूं घिसा था तो इस पर प्लस आवेश आ गया, मैंने माना। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कागज के छोटे छोटे टुकड़े डाले थे, ऐसे डाले थे, ध्यान से समझिएगा। ये कागज के टुकड़े हैं, कागज के टुकड़े। तो एक बात बताओ, कागज के टुकड़े तो बेचारे आवेशित भी नहीं थे, वो कागज के टुकड़े जो थे वो तो निरावेशित थे, वो तो चुपचाप पड़े हुए थे, कोई आवेशित नहीं था उन पे। उसके बावजूद भी इसने क्या किया, उनके साथ धोखा किया। इस स्केल ने, पैमाने ने उन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कैसे, मैं तुम्हें वापस डी से करके बताता हूँ। जैसे छोटा सा एक, वापस मैं आपको ये लूँ, छोटे छोटे कागज के टुकड़े। ठीक है, वापस प्रैक्टिकल मैं आपको करके बता रहा हूँ। इसका छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं, और ये कागज के टुकड़े तुम्हारे सामने देखो, तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। छोटे छोटे कागज के टुकड़े मैंने रख लिए, और इस कागज के टुकड़े के बाद अब क्या करूँगा देखना। मैंने इस डी को, अब पता नहीं डी खराब हो रही है, काम करेगी नहीं करेगी, मैंने इसको घिसा। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको घिसा, घर्षण द्वारा आवेशन हो रहा है। घिसा, घिसने के बाद देखो मैं इसको कागज के टुकड़े के पास लेके आई, एक देखो आवेशित, आकर्षित हो रहे हैं। देखो कैमरे को पास लेके आता हूँ, ये उठ रहे हैं। ठीक है, अगर ऑयल और ज़्यादा लगा होगा तो और अच्छे से उठेंगे। ये देखो आपको दिख रहा है, ये आकर्षित हो गया, हो गया। अब बेचारे कागज के टुकड़े तो निरावेशित है ना, ये कागज के टुकड़े तो निरावेशित है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जो कागज के टुकड़े हैं ये आवेशित है या नहीं है। तो देखो दो स्थितियां हुई, दो स्थितियों में क्या 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 हुआ, यहां दोनों वस्तुएं आवेशित थी तो एक प्लस और एक माइनस के बीच में आकर्षण होगा। दोनों वस्तुएं क्या थी, आवेशित थी, इनके मध्य आकर्षण होगा। लेकिन यहाँ पे तो केवल एक ही वस्तु आवेशित है, कागज के टुकड़े थोड़ी ना आवेशित है। उसके बाद भी इस स्केल ने, अभी हाल तुम्हारे सामने बताया मैंने, इस स्केल ने कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लिया, तुम्हारे पता ही नहीं चला। अभी तो मैंने बता दिया, तुम्हें पता है कि एक प्लस और एक माइनस है। बेचारे कागज के टुकड़े तो बिना उदासीन हो, मतलब उदासीन होते हुए भी आकर्षित हो गए। क्यों हुआ वो मैंने कंसेप्ट आपको पहले समझा ही दिया। यानी कि ये इसको आकर्षित कर रही है, ये इसको आकर्षित कर रही है। ठीक है, आप कैसे भी पता नहीं लगा सकते कि दूसरी वस्तु प्लस है या माइनस है, नहीं लगा सकते। क्यों, चलो यहाँ तो पता है प्लस है तो माइनस है, आकर्षण होगा। ये प्लस है, ये उदासीन है, तब भी आकर्षित हो रही है। तो आकर्षण द्वारा कैसे भी पता नहीं चल रहा कि वस्तु आवेशित है या नहीं है, वस्तु आवेशित है या नहीं है। यानी आकर्षण आवेश का प्रमुख गुणधर्म नहीं हो सकता। फिर पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा, देखो अब इसका आंसर समझिएगा कि अगर मैं एक प्लस आवेश लूं और एक माइनस आवेश लूं, ठीक है, एक प्लस आवेश लूं और एक माइनस आवेश लूं, तो एक प्लस आवेश माइनस आवेश को आकर्षित करेगा। अगर इसके पैमाने के पास कागज के टुकड़े रख जाए तो भी आकर्षित करेगा। यानी कि वो उदासीन वस्तु, मतलब आवेश क्या कर सकता है, आवेश किसी दूसरी आवेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, या किसी निरावेशित वस्तु को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर दो वस्तुओं के मध्य प्रतिकर्षण हो रहा है, ध्यान रखना, दो वस्तुओं के मध्य प्रतिकर्षण कैसे कैसे हो सकता है, या तो वो दोनों क्या हो प्लस, या वो दोनों क्या हो माइनस। अर्थात समान आवेशित वस्तुओं के मध्य ही प्रतिकर्षण हो सकता है। यानी प्रतिकर्षण तब ही होगा जब दोनों वस्तुएं आवेशित होगी। अर्थात आवेशित होने का सही परीक्षण क्या है, प्रतिकर्षण, आकर्षण नहीं है। प्रतिकर्षण से तुरंत पता लग जाएगा, क्योंकि दो वस्तुएं, मैंने तुम्हें बताया कि देखो यहाँ पर दोनों वस्तु आवेशित है,
तो भी आकर्षण हो रहा है, यहाँ पर दोनों में से केवल एक वस्तु आवेशित है तो भी आकर्षण हो रहा है, तो आपको पता ही नहीं चल रहा। यानी आकर्षण आवेशन का सही परीक्षण नहीं है, प्रतिकर्षण ही आवेशन का सही परीक्षण है। क्योंकि अगर दो वस्तुओं के मध्य प्रतिकर्षण हो रहा है, इसका मतलब 100% उन दोनों वस्तुओं पर आवेश समान होगा, अर्थात वो दोनों आवेशित होगी। तो आपको 100% पता चल जाएगा कि दोनों वस्तुएं जो है वो आवेशित है, अर्थात आवेशन का सही परीक्षण प्रतिकर्षण है, न कि आकर्षण। ठीक है बच्चों, बहुत डिटेल में, बहुत डीप में हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में आवेश के गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। आवेश के कौन कौन से गुणधर्म हो रहे हैं, धीरे धीरे लय में हम चैप्टर में घुसते जाएंगे। ठीक है, तो इसके पहले हमने आवेश की सामान्य जानकारी पढ़ी थी इसके पिछले वाले वीडियो में। इस वाले वीडियो में मैंने आपको आवेशन की प्रक्रियाएं समझाई, और नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको आवेश के गुणधर्म समझाऊंगा। धीरे धीरे चैप्टर में एंटर होते जाएंगे। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ो, सारी चीजें रिवाइज करो, समस्या आती है मुझे कॉल करो, मैसेज करो, कुछ भी करो। ठीक है बच्चों, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अगले वीडियो में मिलते हैं।